बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हादसा हो चुका सैलाब ज़दा इलाकों में जो सूरत हाल है उसके बाद जो ज़ाहिर है जितने तमाम तर लोग हैं, महक़क़ीन भी हैं जो देख रहे हैं इस वक्त तमाम हालात को, वो कह रहे हैं कि सानिया गुजर चुका है लेकिन शायद हादसा होने वाला है और इस हादसे के लिए अभी तक कोई पेशबंदी नहीं की गई है। और वो इस तरह से क्योंकि इस वक्त तक जो ज़ाहिर है हुकूमत के रिसोर्सेज हैं, अगर उनकी हम बात करें, गो कि हमें मालूम है कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो, वो अपनी तय कोशिश ज़रूर कर रही हैं कि इन तमाम तर हालात से नब्ज़ आज़मा होया जा सके, लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि शायद इसमें हमें कई साल लग जाएंगे। हमें मालूम है कि बैनुल-अक़वामी इमदाद भी पाकिस्तान पहुंच रही है और ज़ाहिर है जितने मालियाती इदारे हैं आलमी सतह पर वो भी इस तमाम तरह हालात को देख रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे सूबाई वज़ीर आला की सिंध के, वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ज़ाहिर बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को फिक्स करें लेकिन हमारे बहुत सारी चीज़ों पर मामलात में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे उन्होंने कहा टेंट हमारे पास नहीं है तो हम अभी तक जो जितना बोरो कर सकते हैं टेंट्स वो कर रहे हैं। दादू का उन्होंने फिर आज तस्करा किया, जैसे पिछले दिनों मैंने भी शायद बात की थी मुख्तलिफ जगहों पर कि दादू जो है वहाँ पर इस वक्त सुपर फ्लड मौजूद है और उसी के पेश नज़र अब वहाँ पर खैरपुर नाथन शाह जो है वहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उससे नब्ज़-आज़मा होने के लिए हमने पेशबंदी की है, चीज़ों को पानी को वहाँ से निकालने की भी बात हो रही है लेकिन मशीनरी जो है वो इतनी सफिशेंट नहीं है। सिर्फ सिंध की बात नहीं हो रही, आपको मैं नौशेरा KPK के अगर मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल बताऊँ, वहाँ पर लोगों के लिए दोहरी अजियत हो गई है। मतलब पहला तो शायद ये अहम तरीन सवाल है, जब हमने वो सारे मकान वो सारे होटल्स गिरते हुए देखे थे KPK के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के सयाहती मकामात के करीब बनाए गए थे, तो आर्मी चीफ ने भी इस बारे में कहा कि पहले तो ये चीज़ शायद हमें देखनी होगी कि इनको NOCs किन लोगों ने दी कि वो इतने करीब जगहों पर सयाहती मकामात पर इतनी डेंजर जोन के अंदर जो है वो इस तरह की तामीरात करें और उसके बाद इतना नुकसान हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल बिल्कुल अलग नहीं है और इधर अगर आप पंजाब की पट्टी की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में बताया यही जा रहा है कि वहाँ पर भी कुछ इलाके जो हैं वो बहरहाल हिट हुए हैं। कहने का मकसद ये कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबे एक मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट पिक्चर्स भी चल रही हैं, उसमें बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान का तकरीबन, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, 15% बताया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि शायद 15% से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रहे हैं जहाँ पे हालात कदरे बेहतर हैं। कराची बहुत सारे लोग जो हैं मुतासरीन पहुँच रहे हैं, इनकी आबादकारी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर ये आबाद हो जाते हैं या खैमा बस्तियाँ लगा दी जाती हैं तो क्या कोई चॉकडाउन किया गया है कि कहाँ रखा जाएगा, कितना अरसा होगा, किस तरह से इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जिन इलाकों में ताहाल पानी खड़ा है वहां से पानी की निकासी का सिलसिला क्या होगा, क्योंकि मकामी हुकूमतें तो मौजूद हैं नहीं, तो अभी सिर्फ तखमीने लगाए जा रहे हैं, जायजा लिया जा रहा है। सब पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब से जरा बात करेंगे और फिर PSP के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो तमाम तर सिचुएशन है उसको वो किस नुक्ता निगाह से देखते हैं और इससे बाहर निकलने के लिए सियासी जमातों का इजमा कितना जरूरी है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपसे कहा था कि आज खुसूसी तौर पर हमने वक्त लिया है जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से, सरबराह हैं आप पाक सरज़मीन पार्टी के। सैलाब की सूरत हाल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जो तमाम तर नुकात वो उठा रहे हैं, शायद वो वक्त की ज़रूरत भी है। मेरे साथ YDSNG मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमाइएगा कि वो जो खदशात का इजहार आप मुस्तकिल बुनियादों पर करते आ रहे हैं, ज़ाहिर अब सैलाब जैसी एक बड़ी आफत का हमें सामना है, लेकिन 5000 से होता हुआ ये नंबर 50,000 क्रॉस कर गया है, माइग्रेशन हो रही है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जाहिर है जहाँ बस्तियाँ बसाई जा रही हैं वहाँ पर लैंड ग्रैबर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। इस सारे अमल के दौरान चेक एंड बैलेंस कैसे मुमकिन दिखाई देता है आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब?
देखिए, सैलाब एक तबाही बर्बादी आई हुई है सिंध में, और पाक ज़मीन पार्टी जो है वो भरपूर इसमें इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। हमारे रोज़ाना ही जो है वो ट्रक्स रवाना हो रहे हैं तमाम सिंध भर के ज़िला में, और कुछ एक बलूचिस्तान का एक इलाका है औस्ता मोहम्मद जाफराबाद, वहाँ पे भी जो है वो हमने रिलीफ़ की चीज़ें पहुंचाई हैं, और हम ये कंटिन्यूटी के साथ ये काम कर रहे हैं। हमारा जो मेन मरकज़ है वो सिंध में ख़ास तौर पे सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए दिन और रात काम कर रहा है। मैंने जिस हवाले से बात की है वो मुतासरीन के हवाले से नहीं है। मुतासरीन तो देखिए पूरे पाकिस्तान में किसी को कहीं पर जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो तो जहाँ जिसका दिल चाहे वो जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो किसी कानून को ना तोड़े, किसी इलीगलिटी में इन्वॉल्व ना हो, किसी की ज़मीन को कब्जा ना करे, वो जो जहाँ चाहे जा सकता है। लेकिन मैंने जिस हवाले से बात की है वो ये बात की थी और ये बात की है कि कराची में फेक जो लैंड ग्रैबर, आपको भी पता है कराची में तो बड़े से बड़ा लैंड ग्रैबर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो सारे आउटस्कर्ट्स में लैंड ग्रैबिंग होती है, और वो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पीछे बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं। उन्होंने इन मुतासरीन की गार्ब में इन मुतासरीन के नाम का नाम लेकर, चूंकि उनके पास अपनी भी फैमिलीज होती हैं, वो फैमिलीज 100-150 फैमिलीज उनके पास अवेलेबल होती हैं जो कि पैसे लेकर बैठते हैं। वो लोकली वो मुतासरीन नहीं, वो शहर में ही कहीं हैं। ये इत्तलात आ रही है कि स्कीम 33 में लोगों की ज़मीनों पे इस तरह के लोग बिठाए जा रहे हैं, दोज और नॉट इफेक्टिव, जो कि हमारे बहन भाई हैं जो कि सिंध से आ रहे हैं। वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि जो यहीं रह रहे थे और यहीं रह रहे हैं, लेकिन वो लैंड ग्रैबर्स के लोग हैं, उनकी तरफ से ये एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जिसकी वजह से मैंने बात की है कि भाई मुतासरीन की आड़ में कोई ये वाला काम ना करे। हुकूमत को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। मुस्तफा कमाल साहब, ज़ाहिर है कि इंपॉर्टेंट बात है जो नुक्ता आप उठा रहे हैं, लेकिन इसी के तनाजुर में आप ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि कितना नागुज़ीर है इस वक्त मकामी हुकूमतों का होना, क्योंकि अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें कोई नंबर्स जो हैं वो क्लियर नहीं है। तहसील की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, ज़िले की सतह पर, फिर आप जो बड़े शहर हैं, चाहे आप सखर देख लें, फिर कराची देख लें, क्या मकामी हुकूमतों का क़याम आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत है? और जो डिले पूरा सिस्टम हुआ है, मैं कहना नहीं चाहती हालात शायद उस वक्त लेके नहीं जा रहे हमें वहाँ पर, लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात डिले हुए, आपको लगता है कि इस पर आपकी तरफ से भी एक ख़ास किस्म का बयानिया सामने आना चाहिए था, जैसा कि जमात इस्लामी ने उठाया था इस नुक्ते को? नहीं, हमारा तो बयानिया आया है, हमने इसके ऊपर भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हमने बयान भी दिया है कि हम तो इसको नहीं मानते। और ये तो वैसे, और ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमारे अलावा किसका बयान है? हम तो पिछले 6 सालों से लोकल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान में लोगों को याद ही हमने कराई है कि लोकल गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है। जितना लोकल गवर्नमेंट पे मैंने और मेरी पार्टी ने बात की तो पाकिस्तान में शायद ही कोई और हमारी बात सच साबित होती चली जा रही है। और मैंने अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि इस तरह का जब डिज़ास्टर हो, आप नॉर्मल डेज में शहरों को और मुल्कों को और कस्बों को नहीं चला सकते। आप जो है वो इस तरह की क्राइसिस में तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते। देखिए, 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी सानहे के वक्त में, कि सही इंफॉर्मेशन का ग्राउंड से आना, और सही इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो रिलीफ का जो पैकेज है, रिलीफ पैकेज, उसी सही इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको रिलीज होना। अब सही इंफॉर्मेशन जो है वो आए कैसे, कौन देगा? आज के दौर में एक डिस्ट्रिक्ट डीसी जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर है, वो आपको इंफॉर्मेशन जो बना कर दे रहा है, वही वजीर आला दे रहे हैं, वही वजीर दे रहे हैं, उसी इंफॉर्मेशन को वजीर आजम बयान फरमा रहे हैं और एनजीओ दे रहे हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डिस्ट्रिक्ट, और वो डीसी कौन है? वो डीसी अपने ऑफिस में बैठकर पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट बना रहा है। ग्राउंड पे तो उसका कोई सिस्टम है नहीं, वहां तो सैलाब आया हुआ है, लोग तो वहां तो उसकी रीच आउट है नहीं, वो तो पहुंचे ही नहीं इलाके में। इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आप और हम कोट कर रहे हैं और वजीर आजम वजीर आला कोट कर रहे हैं, वो एक डीसी की बनाई हुई रिपोर्ट है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है और आप उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे और अपनी रिलीफ को रिलीज करेंगे, तो इसका मतलब है आपका रिलीफ भी, आपकी रिलीफ का जो वर्क है वो भी जो है वो गलत सिमत में जाएगा, गलत जगह जाएगा। क्या होता बेहतर कि उसी जगह पे जिस गांव में सैलाब आया है वहां का कोई इलेक्टेड यूसी चेयरमैन होता, कोई काउंसलर होता, कोई वहां के नुमाइंदे होते, वो अपने इलाके की, जो कि उन्हीं के दरमियान रह रहे होते, वो अपने इलाके की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करके बता रहे होते और उन्हीं के जरिए जब ये रिलीफ का काम हो रहा होता तो सही जगह पे रिलीफ जा रहा होता, सही लोगों के हाथों में जा रहा होता। अभी तो सरकारी अफसरान की और लोगों की जो वुज़रा हैं उनकी चांदनी हुई हुई है। इस तरह का क्राइसिस जो होता है उनके लिए एक जैकपॉट हिट हो जाता है, इसलिए कि इस तरह के क्राइसिस में खर्च होने वाले अरबों रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं। खैर सिंध हुकूमत के पास तो वैसे भी 14 सालों में 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन इमरजेंसी के कामों का तो कोई हिसाब किताब ऑफिशियली भी नहीं होता, क्योंकि वो इमरजेंसी के काम होते हैं, कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, सब जो है वो तो अरबों रुपए जो अभी इन मुतासिरीन के नाम पर लगेंगे वो भी जो है वो डाउन इनटू द ड्रेन जाएंगे। और जो बंदा आम दिनों में रिश्वत ना छोड़े, सरकारी अफसर और जो वजीर, वो अभी सैलाब के डॉलर कैसे छोड़ेगा? मुस्तफा कमाल साहब, इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ फिर सर ये फरमाइएगा, क्या आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि सिस्टम में इस वक्त जो प्रॉब्लम है, यानी इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है या वो तमाम तर इलाके जहां पर ये आफत आ गई है, वहां सिस्टम चैनलाइज नहीं हुआ जिसको जैसे समझ आ रहा है वैसे वो काम कर रहा है, चाहे वो डीसी की सतह पर हो, चाहे फिर वो सूबाई हुकूमतों की सतह पर हो, फिर इससे ऊपर जाते जाइए। यू मीन टू के चैनलाइज नहीं है सिस्टम ना, यही कहना चाहते हैं आप? हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता, उसका मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। मैंने आपको अर्ज कर दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में डीसी बैठ के, जो कि सरकारी अफसर है, वो बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसके पास कोई उसके ऑर्गन्स नहीं है। ग्रास रूट पे यूनियन काउंसिल्स, देहात, गांव, गोड, गली, शहर की पूरी डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट लेने का उसके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो मौला उसके पास जो हेयर से के तौर पर जो उसने सुनी है बातें, जो मालूमात की हैं, वो वहां से वो रिपोर्ट बनाकर दे, उसी रिपोर्ट को जो है वो के ऊपर सारे फैसले हो रहे हैं। वजीर आला, वजीर आजम, ये दुनिया भर में लोकल मुकामी हुकूमतों की मजबूत निज़ाम के बगैर दुनिया भर में आम दिनों में आप निज़ाम नहीं चला सकते, और इस तरह के क्राइसिस तो आप निपट ही नहीं सकते। और जब आप इसके ऊपर अमल करते चले जाएंगे तो आप जो पैसा आज इस क्राइसिस में खर्च हो रहा है, जो कि बड़ा कीमती पैसा है, वो सब जो है वो जहां पर जरूरत होगी वहां नहीं लगेगा, और जहां पर जरूरत नहीं होगी वहां पर ज्यादा लगेगा। और फिर इससे भी ज्यादा बुरी बात है कि उसकी करप्शन की नजर हो जाएगी। आप हमारे यहाँ का निजाम आप सब लोगों को पता है। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब, ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि मौजूदा हालात में, जबकि जाहिर है एक जानिब सैलाब से नबदाजमा हुआ जा रहा है, दूसरी जानिब लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो गए हैं, कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, आपको लगता है कि ये डिले ही है या फिर हो सकते हैं इन हालात में भी लोकल बॉडी इलेक्शंस और उसके फिर कुछ बेहतर नताइज भी देखे जा सकते हैं इन हालात में? देखिए, कराची हैदराबाद में तो जो है वो सैलाब अंदरूनी सिंध तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्शन का ड्रामा रचाना था वो तो रचा लिया गया, और सारे पाकिस्तान ने देखा कि पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनकी पीपल्स पार्टी की पुलिस, पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल डाकू, वो एक ही जगह बैठकर जो है वो बैलेट पेपर पे कैमरे के सामने जो ठप्पे लगा रहे। ऑफिशियल डाकुओं ने पूरे पोलिंग स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया, पुलिस भी उनकी, डाकू भी उनके, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उनका, और उन्होंने 14 डिस्ट्रिक्ट्स में एक मजाक उड़ाया, जमहूरियत का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ाया, और ये बताया कि ये सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी की पर्सनल जागीर हो गई है, यहाँ पर किसी कानून, किसी पाकिस्तान, किसी आइन का इतलाक नहीं है, ये उनकी जागीर है। और कराची हैदराबाद में इलेक्शन रह गए थे और वहाँ पर उनको पता है कि वो जीत नहीं सकते, यहाँ पर ये बदमाशी चलेगी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर ये इलेक्शंस जो है वो रोके गए हैं, रुकवाए जा रहे हैं, और इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। और यहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए पहले भी 2010 से 2015 तक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए कराची चलाया, खूब करप्शन की, खूब तबाह बर्बाद मेरे बनाए हुए शहर को किया उन्होंने, जो मैं ज़माने में 2010 में छोड़कर गया था 5 सालों तक। और डेफिनेटली उसमें एमक्यूएम पार्टनर्स इन क्राइम रही उस वक्त भी, और आज भी एमक्यूएम जो उनके साथ जो हुकूमत का हिस्सा है, और आज भी ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, और ये इसलिए नहीं कराना चाहते कि इनको पता है कि इनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है, और यहाँ पे ये वो कुछ नहीं कर सकते जो उन्होंने अंदरून सिंध किया है। इस वजह से ये अवॉइड कर रहे हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए ये लोगों को रूल करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, ये एक सवाल उठाया जा रहा है, ज़रा आप उस तरफ ले ही आए हैं बात को, तो मैं फिर सवाल ये कर सकती हूँ आपसे कि NA-240 में हमने देखा कि एमक्यूएम बाल बची, 245 में जो है वो तो बिल्कुल ही मलिया मेटी समझें आप हो गया मामला, लेकिन
फिर इस सारे तनाजुर में जो आपका वोट बैंक था, जिसके लिए हम बार बार आपसे सवाल भी करते हैं, फिर मैंने NA 245 की और 240 की पूरी मुहिम जो है वो ग्राउंड पर जाके खुद भी देखी। आपके लोग थे, अब बड़ा जोश था, लोगों का एक कंट्रीब्यूशन था। सोशल मीडिया पर जो हमने एक पोल करवाया था उसमें तो 100% लोगों ने कहा कि हम PSP को ही वोट डालेंगे, बट हुआ कुछ और। मैं आपको GTV के पोल के बता रही हूँ जो हमने यहाँ से पोल करवाया था। आप क्या समझते हैं कि MQM का सूरज गुरूब तो हुआ लेकिन आपका उभरा नहीं है अभी तक? कि कोई बात नहीं है, और हम जो है वो इंशाल्लाह ताला ये आ जाएगा टाइम। बाई इलेक्शंस की एक अलग डायनामिक्स होती हैं, और देखिए कि हमारी तो अभी इब्तदा नहीं हुई है, चूँकि 2008 में 2018 में टीवी की रिपोर्ट्स और टीवी की खबरें और 9:16 में हमारे रिजल्ट्स चल रहे थे, जिसमें हम जो है वो 3 रिजल्ट चल रहे थे। तीनों रिजल्ट्स में जो है लोगों ने हमें वोट डाल रखा था और हम बहुत लीड से जीत रहे थे। वो जो हमें झटका लगाया गया है वो डेफिनेटली जो है वो हमें उसको एब्जॉर्व करके उसको अपने आप को संभाल कर आज तक हम पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं। यकीनन ये एक क्वेश्चन मार्क है और कि हमारे पास उस तरह का वोट पुल बैक नहीं हुआ। डेफिनेटली इस बाई इलेक्शन में हमने कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं की थी, इत्तेफाक है, और हमने कोई जो है वो हम सोशल मीडिया पे सारा थे, हमने उस तरह से इसकी कैंपेन भी नहीं चलाई थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको सिर्फ याद दिला दूँ, 2016 में एक बाई इलेक्शन हुआ था इसी NA 240 में एक बाई इलेक्शन था। जो PTI आज उरूज पर है, इस PTI के 1600 वोट थे NA में, 1600 2016 के इलेक्शन कमीशन में आप सर्च करें, 2016 में यहाँ पर एक बाई इलेक्शन हुआ है इसी NA में, और वहाँ पर तो टाइम आता है। आज PTI वहाँ से 29,000 वोट ले रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमारे पास भी एक हमारी टीदिंग प्रॉब्लम्स और चीज़ें और सारी करा के हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला जो कारकर्दगी है उस कारकर्दगी के ऊपर लोगों के पास हमारे अलावा ऑप्शन नहीं रह जाएगा। PTI का सर्च आया हुआ है, वो सर्च है वो डिलीवरेंस के ऊपर तो नहीं है। आई थिंक गुड पॉइंट मुस्तफा कमाल साहब। आपने एक पोस्टकार्ड का इंटरव्यू दिया, वो बड़ा वायरल भी है, लोग उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज वो हालात पैदा कर रही है जिन हालात में MQM परवान चढ़ी थी, और अगर खुदा ना खास्ता ये हालात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात की जानिब से बढ़ाए गए तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन आपने ऐसा कहा कि वो असलहा और वो सारा दौरा दोबारा देखने में आ सकता है। ये किस तनाजुर में आपने कहा, और क्या आपको मुहर्रिकात इसके दिखाई देते हैं ज़मीनी हकाइक की रोशनी में? देखिए, पीपल्स पार्टी जब MQM बनी थी और जो रीजंस थे MQM के बनने के, आज उन रीजंस को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें जो रीजंस आज मौजूद हैं, ठीक है। और ये तो बड़ा सेंस प्रिवेल कर रहा है। PSP जैसी पार्टी है जो लोगों को अभी भी समझा रही है और नौजवानों को गलत रास्ते पे जाने ऐसे रोक रही है, मना कर रही है, लेकिन कब तक और कब तक लोग हमारी बात सुनेंगे? आप यहाँ पर 2.5 लाख नौकरियां दी हैं आपने 14 सालों में। आज आप एक नौकरी आपने शहर के कराची हैदराबाद वालों को नहीं दी है। आपका कोटा सिस्टम भुट्टो साहब के ज़माने में जो चल रहा था, उस कोटा सिस्टम पे 60 और 40 देही और शहरी का फ़र्क था, तो शहरी कोटे पे आप 40% नौकरियाँ दे देते थे। आज की ये पीपल्स पार्टी उस शहरी कोटे पे भी जो है वो जाली डोमिसाइल बनाकर वो शहरी कोटे को भी खा जा रही है। अब उन्होंने एक नया कानून और बना दिया कि जो भी यहाँ पर आएगा, काम करेगा, रहेगा, उसको यहाँ का डोमिसाइल दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई आप फिर ये कोटा सिस्टम ही खत्म कर दें। तो फिर आप, इसका मतलब है कि भाई पहले आप देही शहरी के नाम पर भी नहीं देते थे, अब आप जो है वो अब आप सेलेक्टिव जो है वो लोगों को नौकरी देंगे, वो और लीगलाइज कर दिया। दैट मीन्स कि आप महरूमियों को और बढ़ा रहे हैं। कराची में आपने 14 सालों में एक कतरा पीने का पानी नहीं दिया। आप इसी शहर का पानी हाइड्रेंट बनाकर चोरी करके अरबों रुपए का पानी शहर वालों को बेचते हैं। आप यहाँ का कचरा नहीं उठा रहे, आप नया स्कूल नहीं बना रहे, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी आपका वजीर खड़े होकर कहता है कि मैं ये यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा। अब वजीर तालीम आपका पीर मदरुल हक खड़े होकर कहता है कि मैं ये यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा। एक पुलिस में नौकरी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस में नौकरी नहीं है। यहाँ के आप जो है वो लैंड ग्रैबिंग की जो है वो बेतहाशा भरमार लगी हुई है। तो कराची, ये जो हालात हैं, ये हालात किस तरह आपने सिंध के लोगों, शहरी इलाके के लोगों को तो बिल्कुल मायूस कर दिया है। उम्मीद नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। तो ऐसे ही हालात होते हैं ना
ना कि जब नौजवान जब उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है तो वो कहता है कि भाई फिर जो उसको जो भी जिस रास्ते पे लगाएगा वो लग जाएगा। तो इसी तरफ मैंने इशारा किया है। हम इस मुल्क के मुहिब वतन लोग हैं, हम इस तरफ नहीं जाना चाहते। खुदा के वास्ते रियासत और उसके इदारे और पाकिस्तान चलाने वाले, ये जो पीपल्स पार्टी के हाथ में कराची हैदराबाद को गिरवी रख दिया गया है। शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत चलानी है और वो हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकती। मुल्क में अहम डिसीजन होने अगले 1.5-2-3 महीनों में, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी को नाराज नहीं है, क्या किया जा सकता। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि इसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कराची वाले हैदराबाद वाले पे कर रहे हैं। मैं तासुब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसकी मैं सर आपकी कता कलामी नहीं करना चाहती, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अभी पिछले दिनों मेरे पास ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मौजूद थे और इसी तरह के कुछ मामलात में बात हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर आपकी 7 सीटों के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उन्होंने कहा ये 7 सीटें जो है ना हुकूमतें बनाती और गिराती हैं, आपने हमारी अहमियत को आज तक समझा नहीं है। शायद आपको भी इस तरफ देखने की ज़रूरत है कि वो 7 सीटें ही अहम हैं, शायद अगर आप उनके कोलिशन पार्टनर्स की बात करें। तो मैं यही तो कह रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन 7 सीटों के एवज इतनी अहम सीटें कि जिसकी वजह से आज हुकूमत चल रही है और इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, उसके बदले कौम के लिए लिया क्या है। मुहाजिर नाम पर सियासत करने वाले जो लोग हैं, जो MQM है, उसने मुहाजिरों के लिए क्या लिया है? 2 वजारतें और एक गवर्नर बनाने का लॉलीपॉप, इसके अलावा क्या लिया है? इन 2 वजारतों से, वफाकी वजारतों से किस मुहाजिर का फायदा हो रहा है? आप नया बल्दियाती निज़ाम लेते, जो बल्दियाती निज़ाम चीफ जस्टिस इंडोर्स करके गया है, उसको कानून यहां से बनना था, वो नहीं बनेगा। आप आईनी तरामीम लेते कि आप NFC अवार्ड की तरह PFC अवार्ड लेते, आप वजीर आजम वजीर आला की तरह जो लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आने हैं लोकल गवर्नमेंट में, वो आइन में लिखवाते और आप ये लिखवाते कि मुल्क में जब तक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है उस वक्त तक मुल्क में MNAs MPs के इलेक्शन नहीं हो सकते। ये 3 आईनी तरामीम नागुज़ीर है जो कि ये MQM करा सकती थी, अपनी उनकी ऐसी ताकत है। अगर नहीं कराते तो आप कहते कि भाई इतनी ताकत आ गई ना, पूरी दुनिया ने देखा कि जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, असफंदियार वली साहब, ये और बड़े कायदीन मिलकर MQM वालों के कमरों में चले गए, उनके अपार्टमेंट्स में चले गए इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट लॉजेस में, कि उनकी 7 सीटें लेने के लिए कि इमरान खान की हुकूमत उनकी 7 सीटों के बगैर नहीं गिर रही थी और इनकी हुकूमत नहीं बन रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कौम के लिए सिर्फ 2 वजारतें ली, तो ये तो कौम को खुद सोचना है और खुद फैसला करना है इस बारे में। तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि बिल्कुल अहमियत है, जब भी तो हम बात कर रहे हैं अहमियत है, और उस अहमियत के एवज कौम के लिए क्या लिया गया है, ये है सवाल के भाई 40 सालों में भी अहमियत थी कौम के लिए। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब ये फरमाइएगा कि एक और फैक्टर जो है, एक और सियासी तंजीम कह लें, मजहबी है जमात, लेकिन ज़ाहिर है वो फैक्टर बहुत बड़ा है। फिर मैंने कहा कि अभी 2 बाई इलेक्शन की तो ताज़ा तरीन अगर मैं बात करूं तो TLP फैक्टर जो है वो बड़ा उभर के सामने आया, 240 के अंदर भी और 245 के अंदर भी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि कराची की डायनामिक्स को, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह इस कराची शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, क्या कराची के लोगों का मिजाज बदला है और इस मजहबी सियासी तंजीम के उभरने से जो वाकईतन सियासी जमातें हैं, जिसमें शायद आपकी ज़ाहिर सरफहरिस्त आपकी जमात भी है, बाकी सारी मानदा जमातें भी हैं, उनको डेंट पहुंचा रही है ये मजहबी सियासी जमात? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो भी मजहबी जमातें हैं उनका शेयर मुल्क में 3% से कभी भी ज़्यादा नहीं रहा। पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें। हाँ, रिलीजियस नारों के ऊपर लोग जो है वो जमा होते हैं, एक जगह वोट भी डाल देते हैं, चीज़ें भी करती हैं, उसकी एक जो है वो लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। इसलिए कि जो है वो देखिए, मुल्क तो नारों से नहीं चल रहा होता है ना, मुल्क तो जो है वो आपकी डिलीवरेंस से चल रहा होता है, मुल्क तो आपके निज़ाम से चल रहा होता है, मुल्क तो आपकी कारकर्दगी से चल रहा होता है। मुल्क की इकॉनमी जो है वो नारों से नहीं चलेगी, मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन, शहर की पानी की लाइनें नारों से नहीं बनेगी, सीवरेज का निज़ाम, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, पार्कों का निज़ाम, पुलिसिंग का सिस्टम जो है वो, और जुडिशरी सिस्टम, ये नारों से तो नहीं बनेगा। इसके लिए तो जो है वो आपके पास प्लान चाहिए। अगर वो प्लान नहीं होगा और वो अगर वो कारकर्दगी और वो लोग नहीं होंगे तो कोई भी नारा जो है उसकी जो है वो लाइफ बहुत कम होती है। पाकिस्तान की तारीख है कि पाकिस्तान में दीनी जमातों का जो शेयर रहा है हमेशा से, उर्ज के दौर से भी, वो 3% से ज़्यादा नहीं।
ठीक है सर, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और ज़रा आएंगे वापस तो कुछ और चीज़ों का अहाता करने की शहर कराची के हवाले से भी बात करेंगे कि इसमें क्या तब्दीली ज़रूरी और नागुज़ीर है। और फिर मैंने आपसे कहा कि ज़रा वक्त थोड़ा हमें दिया है आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने, तो उनसे पूछेंगे कि सिंध हुकूमत किन डायमेंशंस पर काम कर रही है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़रा सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब से भी बात कर लेते हैं कि अब सिंध में सिचुएशन किस हद तक अंडर कंट्रोल है। आपसे कुछ देर पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा थे जिसमें चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। शर्जील इनाम मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुई है सैलाब के बाद, लेकिन किन किन इलाकों में, मैं देख रही थी आप हैदराबाद और बाकी सारे जगहों पर भी मौजूद थे, लेकिन अब सिचुएशन कितनी अंडर कंट्रोल है? किन एरियाज में अभी भी सुपर फ्लड्स के खदशात हैं और आपने अलर्ट रखा हुआ है उन एरियाज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। सबसे पहले जी मैं अर्ज कर लूं कि इस वक्त सिंध के 23 जिला जो है वो बहुत वनरेबल है और कम्प्लीटली अंडर द वाटर हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जी इस वक्त सैलाबी रेला जो है वो सिंध के काफी इलाकों से गुजर रहा है। तो आप सिचुएशन को हम ये नहीं कह सकते जी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक ये आता रहेगा सैलाबी रेला और जहाँ जहाँ पे तबाही फैलाता रहेगा तो ज़्यादा डेफिनेटली इसके नुकसान बढ़ेंगे। और जब तक ये सैलाबी रेला यहाँ से गुजर नहीं जाता और डी वाटरिंग का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो जाता, क्योंकि डी वाटरिंग के प्रोसेस के लिए आपको जगह चाहिए जहाँ से आप तक पानी को निकालना है, तब तक सिचुएशन ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये होगी। लेकिन कम अज कम इसको पानी को निकलने के लिए मेरे ख्याल से कम से कम 1 महीना और चाहिए। जब पानी निकलेगा उसके बाद इस वक्त पूरी गवर्नमेंट की जो फोकस है वो है रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। जब रेस्क्यू और रिलीफ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो होगा रिहेबिलिटेशन का। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो रेस्क्यू और रिलीफ पे जो है टोटली फोकस उसी चीज पर है। शर्जील साहब ये फरमाइएगा कि कराची में इस वक्त जो हमारे सैलाब मुतासरीन भाई बहन हैं वो कितनी तादाद में आए हैं और उनको किन जगहों पर उनकी खैमा बस्तियां हैं जो आबाद की गई हैं? देखिए जी, मुख्तलिफ जगहों पर जो भी लोग कराची में आए हैं उनके लिए काम किए जा रहा है। और ये भी मैं कहता हूँ कि जी कोई फाइनल फिगर कहीं नहीं दी जा सकती, क्योंकि काफी लोग इस तरह आते हैं कि जी कुछ लोगों के रिश्तेदार अगर कराची में हैं, फैमिलीज के लोग यहाँ पर हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे आके रह रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ यहाँ पे किसी के कोई उस एरिया का आदमी वो खुद मंगा के उनको अपने घरों पे ठहरा रहे हैं। बाकी कुछ रिलीफ कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप्स में लोग ठहरा रहे हैं। तो अभी कोई भी इसका डेटा जो है, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस पे लोग वहाँ से माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो कोई हतमी फिगर इस वक्त जो है वो नहीं दी जा सकती। अच्छा ये बताइएगा शर्जील इनाम मेमन साहब, ज़ाहिर आप सिंध हुकूमत हैं, आपके पास ज़ाहिर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अभी हम सुन रहे थे चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें टेंट की ज़रूरत है, बाकी और सारी चीज़ों की। तो सिंध हुकूमत की अपनी जो रेस्क्यू है उसमें उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? रिलीफ वर्क में किन चीज़ों की इस वक्त आप लोगों को भी ज़रूरत है? देखिए जी, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो राशन बैग के मुख्तलिफ वेंडर्स को ऑर्डर दिए हैं। स्टार्ट विद द यूटिलिटी स्टोर और फिर यूटिलिटी स्टोर के बाद उन्होंने मुख्तलिफ वेंडर्स को ऑर्डर दिए हैं। तो वो काम तो ऑलरेडी चल रहा है और डे टू डे बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है। सबसे ज्यादा जो कमजोर फैक्टर है वो टेंट, क्योंकि टेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है और टेंट की सप्लाई बहुत कम है। तो टेंट की क्योंकि सप्लाई बहुत कम है और बहुत स्लो है और लोगों को टेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो उसमें हम समझते हैं कि जी इसमें और मजीद अगर जैसे इंटरनेशनली लोग अगर बाहर से टेंट्स भेजते हैं और वो टेंट्स लोगों को मिलना शुरू हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा। और इसलिए हमने कहा कि जो मुखैर अफराद भी हैं या जो NGOs भी हैं, अगर वो ज्यादा टेंट्स वगैरह दें तो वो बेहतर होगा। और बाकी जहाँ तक बात रही कि जी राशन की, इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो सबको कुक्ड फूड दे रही है। तमाम ये लाखों अफराद इस वक्त बेघर हुए हैं, जो लाखों अफराद बेघर हुए हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट NGOs की तरफ से उनको कुक्ड फूड दिया जा रहा है और वो कुक्ड फूड जो है वो उनको सप्लाई किया जा रहा है। फिर मेडिसिन दी जा रही है, मेडिकल टीम्स उनको दी जा रही हैं, फिर मॉस्किटो नेट्स वगैरह, कहीं पे उनको क्रॉकरी वगैरह बर्तन वगैरह वो भी दिए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ये काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है हर सेक्टर में मैं समझता हूँ कि तमाम सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को और जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं, इंटरनेशनल डोनर्स हैं या हमारे जो बरादर ममालिक हैं,
उनको बढ़ चढ़ कर इस वक्त पाकिस्तान। लेकिन शर्जील साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी सर, ये फरमा दें, कुछ अजला से कुछ जगहों से हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं, ट्रक जो हैं उनको भी बेचा जा रहा है, राशन बेचा जा रहा है, कहीं कुक फूड जो है पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पा रहा। फिर कुछ जगहों से बहुत ही होलनाक खबरें आ रही हैं, शहदाद कोट की खबर आपको मालूम होगी, सांगड़ की उस बच्ची के वाकये की। ये फरमाइएगा, इन सारी चीजों पर किस तरह आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं और इसका चेक एंड बैलेंस का क्या मैकेनिज्म है? देखिए, जहां तक आपने सांगड़ की बात की, सांगड़ की खबर की डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की कि इस तरह का वाकया नहीं हुआ, मिस रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, ओके। कमिश्नर की जो कि डिप्टी कमिश्नर का बयान है। ठीक है, अब आपने जो बाकी देखिए बात सुने, अब हमारे पास मुआशरे में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मुआशरे में बुरे लोग भी मौजूद हैं। अब डेफिनेटली जब आप किसी खासतौर पर ऐसे मौके पर तो कहते हैं कि दुश्मन को भी थोड़ा अकल करना चाहिए, और जो अगर कोई शख्स वाकई गिरे से गिरा है उसको भी थोड़ा इखलाक के दायरे में रहना चाहिए। कि अगर आपको पता है कि एक तरफ आपको मुतासरीन हैं जो बेयार मददगार है, उनके लिए चीजें आ रही हैं, अब उसमें कुछ लोग इस तरह के एलिमेंट जरूर होते हैं कि जो चाहेंगे कि जी ठीक है कि हम भी इसका फायदा उठाएं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अगर 100 मुस्तहिकीन है तो उसको हो सकता है उसमें 3-4% ऐसे लोग भी जो मुस्तहिकीन ना हो और वो उस सिचुएशन का फायदा उठा लें। या अगर गवर्नमेंट किसी को टेंट वगैरह दे रही, क्योंकि इस वक्त आपको जब आप किसी कैंप्स में मौजूद होते हैं, जब आप किसी रिलीफ कैंप्स में हैं या किसी इस तरह के एरिया में, तो आप उस वक्त जज नहीं कर सकते कि इसमें कौन मुस्तहिक है और कौन इस तरह के झूठ बोलकर यहाँ। ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ना शर्जील साहब फॉर दीज थिंग्स। आपको आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब इतनी बड़ी तादाद की कैटास्ट्रॉफी होती है it is very difficult कि आप उसमें ये एनालाइज कर सको। I agree on that point, really. ये मुस्तहिक है या ये गैर मुस्तहिक है, मतलब उसमें। लेकिन कम्युनिटी लेवल पर इन चीजों पर चेक एंड बैलेंस हो सकता है, वहीं के लोगों को वहां का सरबरा वो है। ठीक है शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आपने कहा कि बहुत लिमिटेड टाइम है और इतना ही बात हो सकती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में आपसे बात हो। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ हैं, बल्कि सरबराह पाक ज़मीन पार्टी, वो भी यकीनन बात सुन रहे होंगे। मैंने 2 चीज़ों की निशानदेही शर्जील इनाम मेमन साहब के सामने रखी, जो हमारे पास इत्तलात थी कि राशन जो है उसकी लूटिंग हो रही है। वो कह रहे हैं ऑफिसर्स जो है वो मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर होलनाक खबरें भी हैं, बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़े जैसी चीज़ें जो है वो कोट हो रही हैं। तो शर्जील साहब कह रहे हैं कि बहुत हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं हमें लोगों की मदद की ज़रूरत है। मुस्तफा कमाल साहब, आप अग्री करते हैं इन सारी चीज़ों से कि इन इतनी बड़ी जब ज़ाहिर इतनी बड़ी तबाहकारियाँ हैं तो इसमें कहीं ना कहीं भूल चूक हो सकती है, हमें सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं, लेकिन एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की शायद इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है? जी, मैंने तो गुफ्तगू नहीं सुनी पूरी ना, मेरे पास ये लाइन नहीं थी। ओके। देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, सब लोग जो है वो हाथ में हाथ मिलाकर सारी पार्टियां काम तो कर रही हैं, सारी एनजीओ काम कर रही हैं। हाँ। और यहाँ जितनी भी गुफ्तगू हो रही है वो या जो भी बात करता है वो तनकीद के ज़ुमरे में ना लिया जाए उसको। वो तबाहाल लोगों को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी तेज़ तरीन फैसिलिटेट किया जा सकता है, कितनी तेज़ी से उनको तमाम उनको इमदाद पहुंचाई जा सकती है, कितनी उनकी ज़िंदगी में जो अभी इस वक्त परेशानियां आई हैं उनको कितना कम किया जा सकता है, बेसिकली इसके ऊपर बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और इसका सारा दारो मदार डेफिनेटली हुकूमत वक्त के पास होता है। हुकूमत वक्त के पास मशीनरीज हैं सारी, हुकूमत वक्त के पास भाई आज सबको पता है कि हमारे यहाँ रिश्वत सतानी कितनी उरूज पर है। और मैंने ये अर्ज़ की है पहले भी कि भाई सिंध के वज़रा और सिंध के सरकारी अफसरान अगर अपनी 1 महीने की सैलरी के बजाय 1 महीने की रिश्वत छोड़ दें और वो सैलाब ज़िंदगान के नाम कर लें तो 1 साल तक इन मुतासरीन को राशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको खाना पहुँचाया जा सकता है। अगर सिर्फ 1 माह की अपनी रिश्वत छोड़ दें तमाम सरकारी अफसरान और तमाम वज़रा सिंध के, तो 1 साल तक इन तमाम सिंध के मुतासरीन के घरों पर डोर स्टेप पे इनको खाना पहुंचाया जा सकता है, इनके राशन का बंदोबस्त हो सकता है। इतना पैसा है, इतनी रिश्वत, और वो डेफिनेटली आपको पता है कराची के पानी को चोरी करके कराची में इलीगल बिल्डिंग बनवा कर। वैसे इसमें तो आपके साथ मुस्तफा कमाल साहब भरपूर प्रोग्राम होना चाहिए। पूरे सिंध में पानी है, लेकिन आज भी कराची और बाकी जगहों से खबरें ये आई कि टैंकर नहीं मिल रहा, लोगों के नलों में
पानी नहीं आ रहा, पानी को बेचने का भरपूर कारोबार शद्दोमद के साथ जारी और सारी है। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, लास्टली बस टाइम कुछ कम ही रह गया हमारे पास, ये 2010 का आया और हमने कहा कि सैलाब आ गया और फिर हमें फंड भी मिल गया भरपूर तरीके से और हमने उस रिलीफ में लगा दिया, रेस्क्यू में लगा दिया। सर, आपकी दानिस्त में हमने कुछ सीखा भी है जलजलों से, सैलाबों से, आफतों से, या फिर हर दफा इमदाद के ही मुंतजिर रहते हैं और फिर आगे चले जाते हैं और बल्कि वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, आगे नहीं जाते? कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि हम और पीछे चले गए हैं। और देखें, हमारा बहसीत मुसलमान इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ताला ये आजमाइशें हमें संभलने के लिए, हमें जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम पर ये आजमाइशें डालता है। और जब इंसान इन आजमाइशों से सीखने के लिए तैयार ना हो और अपनी जो है वो रविश को चेंज करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर उसके बाद फिर कंप्लीट तबाही बर्बादी आती है। हम कोई अनोखी कौम नहीं है। हमें जो है वो अगर हमने नहीं समझा, नहीं सीखे हम, तो डेफिनेटली आप देखें कि एक के बाद दूसरी तबाही आती चली जा रही है और हम फंसते चले जा रहे हैं। तो हुकूमत वक्त को, इस मुल्क को अपना निज़ाम चेंज करना पड़ेगा। ये तमाम सिस्टम नाकारा हो गया है। इस तरीके से ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से एक वज़ीर आला जिसके पास सारे सूबे की एक चीज़ का इख्तियार हो, इस तरह से आप अपना घर नहीं चला सकते। इस तरह ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से ये मुल्क और ये सूबा नहीं चल रहा, नहीं चल सकता और नहीं चल पाएगा। और इन क्राइसिस में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह के बड़े बड़े क्राइसिस आप जो है वो सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से आप चला सकें। बिल्कुल ठीक है। तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। आगे सर्दियां आ रही हैं, लोग घरों से बाहर हैं और अभी तो इसको अगर वॉर फुटिंग पे इस क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया गया तो ये क्राइसिस मल्टीपल क्राइसिस को जन्म देने जा रहा है। राइट, एंड आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। वेल, मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम रह गया था लेकिन हमारी कोशिश थी कि कुछ चीज़ों का अहाता कर सके, क्योंकि मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा था कि एक हादसा कह लें ये हो ही चुका। सैलाब की सूरत में लोग अपने घरों से बेआबरू हो गए, बेचारे निकल के आ गए, बेसरो सामानी का आलम है। बच्चियों के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन इस सब के बाद खुदा न खास्ता अगर कोई सानहा होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम सब के कांधों पर होगी, क्योंकि इस वक्त हमें बहरहाल बहुत मोहतात रवैये के साथ, जिसे कहते हैं कि हर किसी के साथ ज़ाहिर डोर स्टेप पे तो नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इन मामलात में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हुकूमतों के हाथ मजबूत करें और तनकीद बराए तनकीद से बहरहाल अपने आप को मुबर्रर रखें। आज के प्रोग्राम से सनाश में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।